फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपका प्रपोजिशन का रहेगा। जो प्रीवियस टॉपिक्स आपके जो जितने ग्रामर पढ़ा है मैंने, वो मुझे लगता है सारे लोगों ने पढ़ रखे होंगे। और तो आज एक नए टॉपिक के साथ, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि नए टॉपिक के साथ आज आया जाएगा। और आज का टॉपिक आपका रहेगा प्रपोजिशन का। तो देखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिखाने जा रहा हूँ आज, और इनको ध्यान से देखिएगा। और यही सारे इन्हीं से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपके एग्जाम में जनरली स्ट्राइक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास में, ठीक है। तो देखिए, मैं कुछ वर्ड्स ऐसे लिख दे रहा हूँ, जैसे आपका ये हेडिंग पड़ी है एट। एट का यूज़ करना है तो सबसे पहले तो एट का अर्थ समझ लीजिएगा। इसका अर्थ होता है में या पर होता है, ये इसका अर्थ होता है। इसके दो अर्थ हैं। एट मीन्स इन हिंदी में या पर होता है, और इन्हीं अर्थों में आपका इस वर्ड का यूज़ होगा। अलग अलग कंडीशंस में होगा, कौन सी कैसी कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग आप इस वर्ड का यूज़ करेगा। तो पहला आपका रूल आपका ये कहता है कि एट का यूज़ स्मॉल प्लेसेस के पहले होता है, या ऐसा कह लीजिए कि और छोटे छोटे स्थानों के लिए, छोटे शहरों के नाम के पहले एट का यूज़ करते हो। आपका हिंदी अर्थ यही निकलेगा। इसके अलावा आपका पॉइंट ऑफ टाइम के पहले भी एट का यूज़ होता है, अर्थात बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम से मेरा मतलब है डेफिनेट टाइम कह लीजिए, डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय। तो उसके पहले क्या लगाएंगे, में या पर के अर्थ में एट का यूज़ करना है आपको। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे ही लिव्स एट उन्नाव। अब ये आपका जो लिखा है ही लिव्स एट उन्नाव, तो एट क्या है, यहाँ पर इस वर्ड के पहले प्रपोजिशन आया है। और उन्नाव क्या है, एक पर्टिकुलर छोटा शहर कह लीजिए, या एक स्थान है जो कि स्मॉल है। तो वहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एट। यदि यही बात बड़े शहर के लिए हो जाती, कानपुर के लिए या मुंबई या दिल्ली के लिए या चेन्नई के लिए, तो वहाँ पर बड़े स्थानों के लिए क्या आप प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, आप इन का। तो बस ये थोड़ा सा नोटिस करिएगा। ही लिव्स एट उन्नाव या एट लालगंज भी कह सकते हो आप। और बड़े स्थान के लिए आप इनका इस्तेमाल करेंगे प्रपोजिशन का। तो क्लियर है। और मैंने कहा कि छोटे स्थान के अलावा आप जो डेफिनेट टाइम होता है तो उसके पहले भी, जैसे वह 11 बजे सोने चला जाता है, तो यदि मैं इसको कहूँ तो ही गोज टू बेड। याद रखिएगा, यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि बेड लिखा हुआ, मैं पहले एग्जाम्पल तो बताता हूँ। ही गोज टू बेड एट 11 o'clock। एट नाइट भी लिख सकते थे आगे, लेकिन सेंटेंस इतना ही समझ लीजिए, ही गोज टू बेड एट 11 o'clock। तो एट आपका आया, और ओ क्लॉक याद रखिएगा, कभी किसी वर्ड के पहले ओ क्लॉक लिखा हुआ है उसको हम लोग निश्चित समय या डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम को मान करके चलते हैं। उसके पहले आप एट आ गया, यहाँ पर इन या दूसरा कोई प्रपोजिशन लगा के तो गलत हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ही गोज टू बेड एट 11 o'clock, तो यहाँ पर एक आपका फ्रेज होता है या फ्रेजल वर्ब कह लीजिए। गो टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए जाना, सोने या आराम के लिए जाना, ये मतलब होता है इसके लिए। और गो टू स्लीप लिखते हो आप, तो ये ग्रामेटिकली कैसा है, गलत है। तो गो टू स्लीप नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, गो टू बेड। तो ये याद रखिएगा, ग्रामेटिकली यही सही है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ही गोज टू बेड एट 11 o'clock। तो यहाँ पर आपने निश्चित समय के लिए पहले क्या लगा दिया, एट लगा दिया। क्लियर है। तो ये चीज़ें ध्यान दे लीजिएगा, इसी तरीके का है। तो एट का यूज़ मैंने बताया कि इन्हीं दो अर्थों में होता है, और बिफोर अ पर्टिकुलर स्मॉल प्लेसेस एंड बिफोर अ डेफिनेट टाइम, ठीक है। तो जो भी आपका निश्चित समय है या पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके पहले आप ये लगाइएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिएगा और देखिएगा आगे। एट का यूज़ आप यहाँ भी कर सकते हो। एट का यूज़ आप जैसे स्पीड बताने के लिए, एट का यूज स्पीड या रेट या प्राइस कह लीजिए, इनको बताने के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हो आप, एट का यूज करते हो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जैसे मैं कह दूं कि ही वॉज
ड्राइविंग हिज कार एट 80 mph कह लीजिए। अब यहाँ पे ही वॉज ड्राइविंग हिज कार एट 80 mph माइल पर आवर, 80 माइल प्रति घंटे की स्पीड से वो गाड़ी अपनी चला रहा था। तो यहाँ पर आपका जो एट आया तो क्या ये आपका स्पीड दिखा रहा है। और जैसे मैं कह देता कि वी परचेज्ड पेट्रोल, वी परचेज पेट्रोल एट हाई रेट, ये लिखा है आपका। तो हम लोग पेट्रोल कैसा खरीदते हैं? ऊंचे दाम पर, ऊंची प्राइस पर, ऊंचे कीमत पर। तो वहाँ पर रेट, स्पीड या प्राइस को बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे नोटिस कर लीजिएगा, इनका ध्यान दीजिएगा। तो एट का यूज़ कहाँ का करना है मैंने आपको बता रखा है। हालांकि कुछ एट होम भी होता है, एट नाइट होता है ना। कुछ फ्रेजेस आपके होते हैं उनके पहले भी एट का यूज़ करते हैं, जैसे फ्रेजेस। हाँ, तो जैसे कह रहे हैं एट नाइट, एट डॉन, भोर होता है, एट डस्क, ये लिखा है एट डस्क, ये सारी चीज़ें हैं। और एट नाइट हो गया, एट डॉन, एट नून भी होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इनके पहले भी कैसा एट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ फ्रेजेस के पहले भी एट का यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो एट का मैंने यूज़ बताया। इसी तरीके से आपको इन का भी यूज़ देखना है, ठीक है। और यदि मैं एट की थोड़ी सी और भी चर्चा करूँ तो एट का यूज़ कभी कभी उस टाइम को पर्टिकुलर, इट इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम when something is happened, मीन्स एट का यूज उस पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए किया जाता है जिस समय कोई पर्टिकुलर कोई भी काम घटित हुआ होता है। अर्थात उस पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए भी आप एट का यूज करते हो। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। अभी एट के बारे में ही लिखा रहा हूँ, एक और देख लीजिएगा। जैसे मैं कह दूँ कि ही मैरिड एट 25, आप शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हो, और बल्कि मैरिड लिखा है तो आप ऐसा कर लीजिए ही गॉट मैरिड एट 25। आप ऐसा भी कह सकते हो एट 25 की जगह एट द एज ऑफ, आप ऐसा भी लिख सकते हो 25, इसके स्थान पे ये लिख दीजिए तो भी आपका सही है। एट द एज ऑफ, एट चूँकि यहाँ लगा लीजिए हैं दोबारा से, एट द एज ऑफ 25, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, इट इज़ ऑलरेडी करेक्ट, करेक्ट। तो ये समझ लीजिएगा कि एट का यूज जैसे उसने 20 साल की या 25 साल की या 30 साल की उम्र में कोई जॉब पा ली, ही गॉट अ जॉब एट 25 या एट 30 या एट द एज ऑफ 25 या 35 या 30 जो भी है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर भी, तो मतलब ये काम, शादी होने का काम कब हुआ? इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? एट का यूज़ करिएगा। क्लियर है? अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिएगा इन का यूज़। अब पर्टिकुलर इनका यूज़ करना है तो इनका अर्थ होता है में या के अंदर। इनका अर्थ क्या होता है? में या के अंदर भी होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका यूज जैसे आपने एट का देखा है तो इनका देख लीजिए। इनका यूज जब भी आप करते हो तो इन्हीं अर्थों में होता है, और इसका यूज बड़े स्थानों या आप किसी कंट्री के नेम के पहले, और या जो आपके कॉन्टिनेंट्स वगैरह होते हैं उनके नेम के पहले भी क्या लगाएंगे? इन। तो आप 4-5 चीज़ें समझ लीजिएगा।
कि IN या इन का यूज़ बड़े स्थानों, बड़े शहरों और देशों के नाम के पहले, कोई महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंट्स वगैरह होते हैं, उनके पहले, या आप किसी ईयर के नाम के पहले आप लगाएंगे तो बशर्ते इन लिखा है तो फिर वो आपका टेंस परफेक्ट वाला नहीं होगा। उनके पहले किसी मंथ के नाम के पहले या किसी भी मौसम के नाम के पहले क्या लगाएंगे आप? IN का यूज़ करेंगे और अर्थ वही आपका होगा। क्लियर है? तो जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दूँ, तो जैसे मैं कह दूँ कि ही लिव्स इन मुंबई, ये लिखा है, तो वह कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। तो यहाँ पर इन क्यों आ गया? क्योंकि मुंबई कैसा है? एक बड़ा शहर का नाम है, ये आपका है। तो याद रखिएगा, यदि दो स्थान आते हैं, एक बड़ा होता है अपेक्षाकृत एक छोटा होता है उसी से, तो ऐसी कंडीशन में जब भी ऐसा होता है तो आपको नोटिस क्या करना है कि बड़े स्थान के पहले आप इन लगा लीजिएगा और स्मॉल प्लेस के पहले एट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यदि मैं कह दूं कि और अनिश्चित समय के पहले भी इनका यूज़ करते हो आप, जैसे कह दिया जाए कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग भी होता है आपका, ये वर्ड्स आपके फ्रेज के रूप में भी है। एक समय का बड़ा पार्ट होता है, अर्थात कहने का मतलब इसका यूज़ एक समय के बड़े पार्ट के भाग के पहले या पार्ट के पहले इसका यूज़ करते हैं, और वो समय कैसा होता है? अनिश्चित माना जाता है। जैसे मैं कह दूँ कि ही विल कम हियर, ही विल कम हियर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये आपका एक फ्रेज भी है और एक समय का बड़ा पार्ट है। मॉर्निंग का टाइम बड़ा होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि 7 बजे मॉर्निंग होती है या 8 बजे भी होती है। तो आपका समय का जो बड़ा पार्ट होता है उसके पहले क्या लगाओगे आप? इन का इस्तेमाल करते हो, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करिएगा। और अनिश्चित समय होता है, समय का एक बड़ा भाग है, तो ये क्लियर हो गया होगा। बड़े स्थान जैसे मैं कह दूँ कि यूपी इज इन इंडिया, तो यूपी कहाँ पे है? इंडिया में है। या यूपी इज सिचुएटेड इन इंडिया, या यूपी इज इन इंडिया। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कहाँ पे? इंडिया में। तो किसी देश के नाम के पहले भी क्या रख देंगे, या मैं कह दूँ कि लखनऊ या कानपुर या प्रयागराज इज इन यूपी। तो इस तरीके से आपका इनका यूज़ करिएगा। क्लियर है ये? तो मैंने बताया कि बड़े स्थानों के नाम के पहले, बड़े शहरों के नाम के पहले इनका यूज़ करते हो आप, और निश्चित समय बल्कि अनिश्चित समय जो होता है उसके पहले भी क्या लगाइएगा आप? इनका यूज़ करिएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा अगला, इसके अलावा इनका यूज़ कहाँ कहाँ करना है आपको। जैसे जॉब या प्रोफेशन, जॉब या प्रोफेशन को बताने के लिए भी आप क्या करते हो? आप बताने के लिए भी इसका यूज़ करते हो आप। जॉब या प्रोफेशन या व्यवसाय कह लीजिए, पेशा या व्यवसाय को बताते हो आप, उसके पहले भी क्या करते हो आप? IN का यूज़ करते हो। जैसे मैं कह लूँ कि ही इज इन द आर्मी, ये लिखा है ही इज इन द आर्मी, तो वो कहाँ पर है आपका? आर्मी में है। तो ये आर्मी में, इट मीन्स वो आर्मी में जॉब करता है। और याद रखिएगा, टीचिंग अक्सर अमूमन लोगों को देखा मैंने बोलते हैं कि जैसे टीचिंग लाइन बोलते हैं या एजुकेशन लाइन बोलते हैं, तो लाइन शब्द का यूज़ नहीं करना है और इसको गलत माना जाता है, कहने में भी हालांकि ऑकवर्ड लगता है। और तो इसको क्या बोलते हैं आप? मतलब आप किसी भी वर्ड को बताओगे तो जब भी कोई पेशा या किसी सेक्टर में कोई काम करता है, जॉब करता है, तो उसके लिए आप फील्ड या सेक्टर का ही इस्तेमाल करेगा, यदि आप सीधे सीधे उस फील्ड का नाम नहीं लिखते हो डायरेक्ट आगे। तो और नाम के आगे भी लिख सकते हो, तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन या टीचिंग है। जैसे वह है शिक्षा क्षेत्र में काम करता है, तो ही वर्क्स इन टीचिंग सेक्टर, डोंट से, या इन टीचिंग फील्ड भी कह सकते हो, लेकिन इन टीचिंग लाइन दैट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इनको अवॉइड करना सीखिएगा। ठीक है,
तो इन द आर्मी, इन द नेवी, इस तरीके से आप कहेंगे तो कैसा है, वो जॉब करते हैं उसमें, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, इनका इस्तेमाल यहाँ पर भी आप करते हो। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा याद करना है आपको, और ज़्यादा वो है नहीं। अब आप और भी कुछ वर्ड्स देख लीजिए, जैसे आपका बाय भी होता है, जैसे बाय में करें बाय का यूज़। तो बाय का यूज़ करते हो जनरली, बहुत सिंपल सा है कि बाय का यूज़ जैसे करते हो आप, तो जनरली इसके अर्थ कई होते हैं, या बाय के ऐसे कह लीजिए कि कई अर्थ होते हैं। एक होता है बाय का मतलब जो जनरली आप जानते हो, के द्वारा या के माध्यम से, आपके माध्यम से या के द्वारा, ये एक आपका ये हो गया। और के अनुसार भी होता है बाय का, और बाय का मतलब होता है तक, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो इस तरीके से आपके अर्थ हैं, अलग अलग हैं, और इन्हीं अर्थों में आपको इस वर्ड का यूज़ करना है। तो मतलब कह सकते हैं कि बाय का यूज़ कई अर्थों में होता है, जो आपके मैंने लिख रखे हैं। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका है। अब जैसे कह दिया जाए तो आपके कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात का कोई भी साधन होता है, उसके पहले क्या इस्तेमाल करोगे आप, बाय का यूज़ करिएगा। ठीक है, बाय का यूज़ आप किसी भी यातायात के साधन के पहले करिएगा, और वो चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या इससे अधिक कोई व्हीलर्स वाला कोई भी वाहन होता है, व्हीकल्स होता है, तो उसके पहले आप बाय लगाते हैं। और नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि बाय का यूज़ जब भी करते हो आप, तो उस यातायात का जो भी साधन लिखा हुआ, जो भी आपका, उसके पहले आपको किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं, बल्कि किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है उस प्रपोजिशन यदि बाय का यूज़ किया गया है। जैसे देखें कि शी केम हियर बाय बस या बाय कार, ये लिखा है, तो बाय कार लिखा है, तो यहाँ पर आप यदि कोई ए लगाते हो या द लगाते हो, तो ये कैसा माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो बाय अ कार या बाय द कार, ये ऐसा लिखेंगे तो आप गलत हो जाएगा, और इससे रिलेटेड भी एरर आपके एग्जाम में आती है। तो नोटिस कर दिया होगा, ये दिमाग में रखिएगा। क्लियर है। तो बाय का यूज जितने भी यातायात के साधन के पहले होता है, तो उस यातायात का साधन जो भी ट्रांसपोर्ट का होता है, व्हीकल होता है, उसके बाद पहले बाय लिखा है, तो बीच में आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। क्लियर है। इसके बाद आप देखिएगा तो किसके माध्यम से आया, इसके माध्यम से, चाहे बाय बस, ट्रक, कार, जो भी लिखा होता है, बाय स्कूटी, स्कूटर, बाइक, इस ठीक है। और आपका अगला और मैंने बताया था कि बाय का यूज के अनुसार भी होता है। के अनुसार जब भी होता है तो वो, जैसे घड़ी की बात करूं कि मेरी घड़ी के अनुसार, या घड़ी में आपके अनुसार भी कह सकते हो, मैं भी कह सकते थे उसके अर्थ में। कभी कभी होता है कि हम कुछ वर्ड्स कुछ बोलते हैं, एक्चुअल में उसका अर्थ कुछ अलग ही निकल जाता है। तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल हिंदी हो जाती है, प्रैक्टिकली देखा जाए उस तरीके से बोलने के लिए। तो जैसे मेरी घड़ी के अनुसार, या मेरी घड़ी में 4 बजा हुआ है, या मेरी घड़ी में 8 बजा हुआ है, तो यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो कैसा हो जाएगा, इट इज़ 8 o'clock बाय माई वॉच, ये है। तो कितना बजा हुआ है, 8 बजा हुआ है मेरी घड़ी में, या घड़ी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बाय लिखना है, ना कि इन लिखना है। अर्थात इसके अलावा किसी अन्य प्रपोजिशन का यूज़ करोगे तो गलत माना जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से के अनुसार या के द्वारा, ये भी आपका यहाँ पर बाय का इस्तेमाल होता है। एक मैंने और अर्थ बताया था तक, याद रखिएगा, ये भी बाय का यूज तक के अर्थ में भी होता है, तो आप उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अर्थात याद रखिएगा, बाय के साथ जब भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड आता है इस अर्थ में, तो वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम ही होगा। इसके साथ कैसा टाइम आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे करिएगा, जैसे कह दें कि वह यहाँ 4 बजे तक आ जाएगा, या
10 बजे तक आ जाएगा, तो ही विल कम हियर बाय 10 o'clock। ये याद रखिएगा, कभी भी o'clock लिखा हुआ है उसको निश्चित समय मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। कहीं भी आपका यदि बाय और बल्कि o'clock लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप नोटिस कर लीजिएगा। तो ही विल कम हियर बाय 10 o'clock, वह यहाँ 10 बजे तक आ जाएगा, तो ये निश्चित समय है। और यहाँ पर कैसा है, ये बाय का यूज़ कर दिया, और इसका अर्थ क्या निकलना है? तक। तो ऐसे नोटिस कर लीजिएगा। क्लियर हो गया होगा, ये दिमाग में रखिएगा। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, बाय हो गया, इसके बाद अब थोड़ी सी एक चीज़, हाँ, विद का भी समझ लीजिएगा। और बाय का यूज़ एक चीज़ में अभी और भी होता है, फिर विद का बताता हूँ। बाय का यूज़ के माध्यम से या के द्वारा जब अर्थ होता है, तो इसका यूज़ लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ होता है। हाँ, इट इज़ यूज्ड विद लिविंग ऑब्जेक्ट, बाय की बात कर रहा हूँ। वस्तु से मतलब है, ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ पर बाय का यूज किसके साथ होता है? लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ। अर्थात किसी सजीव वस्तु के माध्यम से कोई काम होता है तो उसके पहले क्या लगाओगे आप? बाय का यूज कीजिएगा उसके माध्यम। जैसे मैं कह दूं कि मैकबेथ इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, ये लिखा है। अब मैकबेथ किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो ये काम किसी इंसान के द्वारा हुआ है, तो लिविंग है आपका, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? बाय लगाएंगे, ठीक है। और किसी के माध्यम से काम होता है, यातायात के साधन को छोड़ दीजिएगा। और किसी अन्य किसी वस्तु के माध्यम से काम होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को छोड़ दीजिएगा, तो उसके साथ आप क्या लगाते हो? विद लगाते हो। अर्थात लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ विद बाय का इस्तेमाल होता है जब उसके माध्यम से काम हुआ है, और नॉन लिविंग के साथ क्या लगाओगे आप? विद लगाइएगा। लेकिन यातायात के जो साधन होते हैं उसके साथ भी बाय का यूज़ करते होते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान दे लीजिएगा। जैसे ये तो समझ में आ गया, तो ये याद रखिएगा। अब आप विद का यूज़ देख लीजिएगा। आप विद का यूज़ कहाँ पे करना है, ठीक है। तो जैसे ये कहा जाए, इसका यूज़ आपको करना है, तो ये हेडिंग देख लीजिएगा कि विद का भी मतलब होता है के साथ, के द्वारा, ये भी होता है, या सहित, कई तरीके से इसको अर्थ में ले सकते हैं हम लोग। तो जैसे, तो इट इज़ यूज्ड, पहला आपका क्या है? इट इज़ यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। इसके साथ इसका यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो उनके माध्यम से, जैसे मैं कहता हूँ कि इट इज रिटन विद इंक, सॉरी, इट इज रिटन विद अ पेन, ये लिखा हुआ है, क्लियर है। तो इट इज रिटन विद अ पेन, यह किससे लिखा गया है? पेन के माध्यम से। तो याद रखिएगा, एक रूल आपका ये होता है कि विद या विदाउट, विद या विदाउट के बाद जब भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ये आता है, ये नोटिस करिएगा। कभी भी विद या विदाउट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो उस नाउन के पहले हमेशा ए या एन जैसा उसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन करने पर जैसा उच्चारण निकलता है उसका, तो वही के अनुसार, उसी के अनुसार ए या एन का यूज जरूर करते हो आप। तो विद अ पेन, यदि विद पेन लिखना है तो ये ऐसा गलत मानते हैं, या तो पेन में आप प्लूरल बनाते हैं, आप ऐसा लगाते हैं, तो कैसा ही है? सही है। तो याद रखिएगा कि किसके माध्यम से, जैसे मैं और भी कह देता कि ही वॉज बीटन विद अ स्टिक, उसको कैसे पीटा गया था? स्टिक की सहायता से, है ना।
तो यह छड़ी से कह लीजिए, तो ही वॉज बीटिंग विद अ स्टिक, और स्टिक कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उसके पहले ए एन जरूर लगाना पड़ेगा। यदि नाउन प्लूरल होता है काउंटेबल, तो आपको ए एन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है इस प्रपोजिशन के साथ। क्लियर है आपको? तो ये दिमाग में रखना है कि विद का यूज़ किस कंडीशन में करना है, ठीक है। तो नॉन लिविंग के साथ आपका विद आ जाएगा, और लिविंग के साथ बाय का यूज़ करते हो आप। तो ये थोड़े से दिमाग में रखिएगा। अब यदि मैं एक चीज़ और बता दूँ, यातायात के साधनों की बात करी थी मैंने, तो जैसे कहा था कि मैंने बाय लगाते हो, हाँ ये चीज़ याद रखिएगा, यदि कोई अनकवर्ड व्हीकल है, कोई अनकवर्ड व्हीकल है मतलब जो कवर्ड नहीं है, ढका हुआ नहीं है, और उसके माध्यम से माना कि किसी का आना जाना होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा प्रपोजिशन आपको चेंज करना होगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो फॉर्मूला वाइज मैं बता दे रहा हूँ, यदि माना कि किसी अनकवर्ड व्हीकल से किसी का आगमन होता है, तो आप याद रखिएगा, और उस अनकवर्ड व्हीकल के पहले आपका ए या एन लिखा हो प्लस एडजेक्टिव हो। क्या लिखा हो? एडजेक्टिव हो। तो अर्थात जब भी और प्लस आप ऐसा कर लीजिए, कैसा? अनकवर्ड व्हीकल, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अर्थात तो किसी गैर ढके हुए वाहन के साथ जिसमें कोई छतरी या इस तरीके से नहीं है, तो उसके साथ आपका एडजेक्टिव भी लगा है उसके पहले, और एडजेक्टिव के पहले ए एन इसलिए आएगा क्योंकि इसका संबंध इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से है, तो आर्टिकल तो बनता है। तो इसी तरीके से तो फिर उसके माध्यम से काम होता है आने जाने का, तो उसके पहले आपको ऑन लगाना है, ना कि बाय। बाय का यूज नहीं करना है इस कंडीशन में। क्लियर हो गया होगा? और इसी तरीके से ए एन, इसको ध्यान से समझिएगा, ए एन जो भी आता है प्लस आपका एडजेक्टिव और प्लस आपका कवर्ड व्हीकल होता है। कोई आपका ढका हुआ वाहन होता है, और उसके पहले एडजेक्टिव प्लस ए एन या इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर के पहले, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो उसके पहले आप प्रपोजिशन क्या लगाओगे? इन, याद रखिएगा। और यहाँ पर बाय का यूज भी गलत माना जाएगा। और यदि ये शब्द नहीं आते, तो चाहे अनकवर्ड व्हीकल हो, गैर ढका हुआ हो, चाहे कवर्ड व्हीकल हो, जैसे बस हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, तो ये क्या, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गया, तो चाहे वो अनकवर्ड हो चाहे कवर्ड व्हीकल हो, यदि ये सारे वर्ड्स नहीं आते, एडजेक्टिव और इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं आता है, तो इन सारे व्हीकल्स के पहले चाहे अनकवर्ड हो चाहे कवर्ड हो, सिर्फ बाय का ही इस्तेमाल करोगे आप। लेकिन जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये वर्ड्स आते हैं, तो कवर्ड व्हीकल के पहले इन लगाइएगा और अनकवर्ड व्हीकल के पहले ऑन लगाइएगा। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसा है, ये इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग इसी में गलतियाँ करते हैं। क्लियर है? ये ध्यान दीजिएगा। अब तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे she came here on a new scooter, ये लिखा है। अब यहाँ पर स्कूटर लिखा हुआ है, तो स्कूटर लिखने की वजह से आपका कैसा है, ये स्कूटर या आपका स्कूटी भी होता, तब कैसा है, वो अनकवर्ड व्हीकल है, तो आपने उसके पहले एडजेक्टिव लिखा, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल इसी के लिए आया क्योंकि सिंगुलर है, तो इस वजह से, ऐसा होने की वजह से प्रपोजिशन क्या हो जाएगा, ऑन लग जाएगा। क्लियर है? और यदि मैं कह दूं रमेश came here in a रेड कार, ये लिखा है,
तो कार आपका कैसा है, कवर्ड व्हीकल, उसके पहले एडजेक्टिव लिखा, आर्टिकल इसी के लिए आया, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो प्रपोजिशन क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। इन अ रेड कार, इन अ, है ना, येलो कार, या जो भी आपका महंगी कार में जाए जैसे है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। और यहाँ पर वो बाय लिख करके एरर देते हैं, ये नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बता दूं, जो इन या विद इन और विद का इस्तेमाल जो है आपका, उससे बता दे रहा हूँ, ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप अगला और देख लीजिएगा, जैसे हम लोग, मैंने अभी बताया था, ये बताया था कि किसी भी निर्जीव वस्तु के साथ उसके माध्यम से काम होता है तो क्या लगाते हो आप, विद लगाते हो, और सजीव वस्तु के साथ के माध्यम से कोई काम होता है तो उसमें आप क्या लगाते हो, बाय लगाते हो। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन ऐसी है तो थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा। निर्जीव वस्तु के साथ तो जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ, इन वाले यूज़ की बात कर रहा हूँ कि जब निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से कोई काम होता है तो थोड़े से चेंजेस आते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैं कह दूँ कि इट इज़ रिटन इन इंक, तो इन का यूज़ जो आई एन अभी मैं लिखा रहा था उसी को नोटिस कर लीजिएगा, जो मैंने इन लिखाया था अभी, तो इनका यूज़ मेंटल या फिजिकल कंडीशन के लिए भी करते हैं हम लोग इनका यूज़। तो यहाँ पर उसी हिसाब से देखिएगा कि इट इज़ रिटन इन इंक। अब यहाँ पे आप देखो कि ये भौतिक अवस्था को बताता है या मानसिक दशा को बताता है। इट इज़ रिटन इन इंक, तो ये आपका याद रखिएगा, कभी भी इन लिखा है इसके बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो सही मान लिया जाता है इसको, और यदि काउंटेबल नाउन के माध्यम से काम हुआ है तो, और वो काउंटेबल नाउन है और जिसको गिना जा सकता है, तो उसके साथ विद या ए एन और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और विद के साथ ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा। बस ये नोटिस करना है, ठीक है। और दूसरे तरीके से कहूँ तो जो आई एन है इसका यूज़ मेंटल और फिजिकल कंडीशन बताने के लिए करते हैं, तो चाहे ऐसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखा है मैंने कि इट इज़ रिटन इन इंक। अब आप इंक का नेचर देखिए कि इंक कैसा नाउन है आपका, अनकाउंटेबल, इसको गिना नहीं जा सकता, और ये लिखा गया है तो किस में लिखा गया, इंक से। तो ये कौन सी कंडीशन दिखा रहा है, मानसिक या फिजिकल, ये दिखा रहा है आपकी भौतिक स्थिति। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, मानसिक या भौतिक स्थिति को बताने के लिए इनका यूज करते हो आप। और चाहे ऐसा कह लीजिए कि जब कोई काम किसी के माध्यम से होता है, अब वो अनकाउंटेबल नाउन है, वो नाउन उसके माध्यम से काम होता है, तो उसके पहले आप क्या लगाएंगे, इन लगाइएगा। क्लियर है, इट इज रिटन इन इंक। और यदि मैं कह देता यह है पेन से लिखा गया है, तो आप इसी को लिखते, इसके बाद आप इंक ना लिख करके क्या लिखते, इट इज रिटन विद अ पेन। तो मैंने अभी बताया कि विद लिखेंगे तो आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, तो उसके पहले ए या एन जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर यह है। अब इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ बनती है वो एग्जाम्पल ही है, देखिएगा ये एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है। इट इज रिटन इन पेंसिल, और दूसरा लिखा है इट इज रिटन विद अ पेंसिल, ये लिखा है आपका। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो अभी मैंने क्या बताया कि निर्जीव चीज है और आपका अनकाउंटेबल नाउन है आपका, उसके माध्यम से काम हो रहा है, तो क्या लगेगा आपका, इन। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन इंक था, और ये सेंटेंस दोनों कैसे हैं, करेक्ट है। अब पेंसिल को आप मानते हो वैसे, और ये सेंटेंस यहाँ पर विद भी लगा दिया, यहाँ पर इन लगा दिया, तो आपको लग रहा है कि दोनों कैसे सही हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, पेंसिल शब्द को जो ग्रामर जानकार है, ग्रामर के या ग्रामरियन है, उन्होंने पेंसिल शब्द को काउंटेबल भी माना है और अनकाउंटेबल नाउन भी माना है। तो याद रखिएगा, पेंसिल के साथ यदि इन लिखा है उसके माध्यम से काम हुआ है, तो ग्रेफाइट या जो भी कह लीजिए, जैसा उनका सेंस है, अर्थात इस कंडीशन में वो अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा। और यदि
ए लिखा मतलब विद लिखा है तो आर्टिकल भी ए आना जाएगा, और इसको इन्होंने काउंटेबल नाउन माना है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए याद रखिएगा ये दोनों एग्जाम्पल्स ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो यदि इन लिखा है पेंसिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे बच्चों को सही लगता है, एक्चुअल में ये भी सही है, ये भी सही है। और यदि मैं कहता इट इज़ रिटन विद अ पेंसिल या अ पेन, चाहे ये लिखा होता तो ये भी सही है पेंसिल। तो यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं काउंटेबल नाउन, और यहाँ पर इन पेन नहीं कह सकते, ठीक है। और पेंसिल के साथ इन भी आ सकता है और विद भी आ सकता है। तो कुल मिला के ये दोनों एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कभी कभी इसी रूप में ही आ जाता है कई बार, तो नोटिस करिएगा, ठीक है। और मैंने चूँकि अभी इनका थोड़ा सा ये चर्चा हुई तो मैंने इनका एक रूल और लिखाने की कोशिश करी है कि इस वर्ड का यूज़ मेंटल और फिजिकल कंडीशन बताने के लिए। तो यहाँ पर भौतिक अवस्था दिखा रहा है कि किसके माध्यम से लिखा है, इसके माध्यम से या इस चीज़ में लिखा हुआ है। और यदि मैं इनका इसी वर्ड का यूज़ मेंटल कंडीशन की बात करूँ ना, उसमें यदि आता है तो जैसे कह सकते हैं कि जैसे मैं कह दूँ इसका यूज़ ही इज़ इन डिफिकल्टी, वह कैसा है, कठिनाई में है, या ही इज़ इन ट्रबल, ऐसा भी लिख सकते थे आप, वह कष्ट में है या परेशानी में है, या शी इज इन टीयर्स, वह आंसुओं में मीन्स वह दुखी है, या somebody is या यू आर इन लव, है ना, आपको प्रेम हो गया। तो ये कैसी स्थिति बता रहा है, मेंटल या मानसिक दशा को बता रहा है, मानसिक दशा को बता रहा है। तो आप क्या लिखिएगा, इनका इस्तेमाल भी आप करते हो ये कंडीशन में। तो दिमाग में रखिएगा ये सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो मैंने अपना बता रखा है। और अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ अभी काफ़ी बचा हुआ है तो प्रीपोजिशन का टॉपिक मैं अगले वीडियोज़ में कंप्लीट करा दूंगा। आज फिलहाल इतना ही, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा, और अगले क्लास के साथ इसी चैप्टर के साथ बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा, तब तक के लिए बाय।